Today we are going to discuss about the rotational dynamics. इसे जनरली आमतौर पे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स. अब तरीके से समझिए तो इस चैप्टर को समझने के लिए मतलब इस चैप्टर को अगर मुझे बेहतर तरीके से समझना है तो सबसे पहले मुझे प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि अगर आपको वेक्टर नहीं आता, अगर काइनेमेटिक्स नहीं आती, एनएलएम नहीं आता या फिर वर्क एनर्जी पावर और सर्कुलर मोशन नहीं आता तो उस दशा में रोटेशनल डायनामिक्स या रिजिड बॉडी डायनामिक्स पढ़ना देना. ठीक है. सेंटर ऑफ मास के बारे में प्रॉपर तरीके से जानना बहुत जरूरी है. फिलहाल जो हमारा कंसर्निंग पॉइंट है आज है रोटेशनल डायनामिक्स का, जिसे आप जनरली क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं. इसको अच्छे से समझिए क्या है रोटेशन, इसको हम समझते हैं आज बढ़िया से. तो इस रोटेशन को सामान्यतः अगर देखा जाए तो इसे तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया. कितने कैटेगरी में कैटेगराइज किए गए? तीन कैटेगरी. कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ से समझें रोटेशन को सामान्य तौर से रिजिड बॉडी डायनामिक्स भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? रिजिड बॉडी डायनामिक्स. करेक्ट. अब इसको समझें अच्छे से. तो अगर हम बात करें रोटेशन की तो रोटेशन सामान्यतः तीन कैटेगरी में कैटेगराइज. कितने कैटेगरी में? तीन कैटेगरी. तो पहला बोलते हैं क्या? ट्रांसलेटरी मोशन. कौन सा मोशन बोलते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन. और दूसरा कैटेगरी है जिसे आप बोलते हो क्या? प्योर रोटेशन. क्या बोलते हो? प्योर रोटेशन. और तीसरी कैटेगरी कहलाती है जिसे आप बोलते हो टी प्लस आर. टी प्लस आर का मतलब ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन. क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन. तो इसको आप समझते हैं. पहले ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में अगर आप तरीके से समझें कि अगर मैंने कहा कि कोई भी सरफेस है, इस सरफेस पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. समझ आ रही है? तो ऑब्वियस सी बात है ये ऑब्जेक्ट जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं, मतलब रिजिड बॉडी है. रिजिड बॉडी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे. पहले हम समझ लेते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आपको एक सिलेंडर नुमा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो ये अपने आप में रिजिड बॉडी है ना. रिजिड बॉडी मतलब क्या कि भाई सीधी सी बात है जिसकी डायमेंशन जो है वो फिक्स हो, उसमें कोई चेंज ना है. कहने का मतलब अगर तुम्हारी लंबाई 2 फीट है और तुम्हारी चौड़ाई जो है इसका अगर मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर है तो ये अनचेंज होना चाहिए, मतलब ये टाइम के साथ वैरी नहीं करना चाहिए. तब के केस में रिजिड बॉडी कहलाती है. इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे. पहले हम समझते हैं ट्रांसलेटरी मोशन. सपोज करिए कि भाई दो पॉइंट्स मैंने लिए, एक पॉइंट ए लिया और दूसरा पॉइंट बी लिया. अब इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से मूव करा रहा हूं, कितने मीटर पर सेकंड से? 10 मीटर पर सेकंड से. तो उस दशा में आप ये देखेंगे कि अगर मैं ग्राउंड फ्रेम वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में देखूं तो मुझे ये पता चलेगा जितना रफ्तार पॉइंट ए का होगा उतना ही रफ्तार पॉइंट बी का होगा ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में. क्लियर है? मतलब ए और बी की रफ्तार मेरे लिए 10 मीटर पर सेकेंड होगी. करेक्ट. इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी. तो इस वजह से अगर आप ध्यान से सोचो, अगर मैंने आपसे ये पूछा कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा तो आप क्या कहोगे? बी ए माइनस बी बी. क्योंकि हमें पता है कि जितनी वेलोसिटी ए की है उतनी वेलोसिटी बी के भी है. कहने का मतलब ये है कि 10 माइनस 10 विल बी इक्वल टू हाउ मच? 0. तो इससे मतलब क्या हमें सीखने के लिए मिला कि भाई रिजिड बॉडी के ऊपर या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर मैं ध्यान से देखूं तो एक दूसरे के रिलेटिव में दोनों की वेलोसिटी 0 है. मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 0 और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज आल्सो 0. क्लियर हो गया? अब आते हैं हम क्या? प्योर रोटेशन के बारे में. प्योर रोटेशन के बारे में अच्छे से समझें कि अगर सपोज करें कि यहाँ पे एक मैंने कोई हिंज पॉइंट ले लिया. क्या ले लिया? हिंज समझते होंगे आई होप. हिंज का मतलब ये कि भाई एक कोई मैंने ऑब्जेक्ट लिया, वहां पे पकड़ के कील डाल दी. क्या डाल दी? कील डाल दी. सपोज करें ये मैंने कहा कि रॉड है. क्या है? रॉड. तो भाई सीधी सी बात है, रॉड को मैंने इस तरह से पकड़ा, यहाँ पे कील ऐसे ऐसे तोड़ दिया. क्लियर हो गया? तो ये क्या कहलाएगी? हिंज पॉइंट कहलाएगी. या फिर इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? रोटेट कर रहा हूँ, तो इसे आप बोलोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन. क्लियर हो गया मेरी बात? तो इसे आप चाहे तो AOR बोले, एक्सिस ऑफ रोटेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं?
हिंज पॉइंट भी बोला जा सकता है। क्लियर हो गया मेरी बात? अब तरीके से समझिए। अब हमने क्या किया कि भाई अगर मैंने इसको घुमाया तो सीधी सी बात है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से अगर मैंने कहा घूम रहा तो इस रॉड के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, सपोज करिए मैंने दो पॉइंट्स लिए ए और बी, तो दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग होंगी। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है भाई, अगर हिंज पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ये मैंने कहा कि ये दूरी आर ए है और ये दूरी आर बी है। क्या है? आर बी। क्लियर हो रही है बात? तो सीधी सी बात है, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ ए के बारे में सोचता हूँ, वही सीधी सी बात है, वेलोसिटी ऑफ ए आपको दिखेगा आर ए इंटू ओमेगा। और इन सिमिलर केस अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी पूछता हूँ तो आप क्या बोलोगे? आर बी इंटू ओमेगा। क्लियर हो गया मेरी बात? तो इसका मतलब जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स होंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, सारे के सारे क्या परफॉर्म कर रहे होंगे? एक प्योर रोटेशन परफॉर्म कर रहे होंगे इस हिंज पॉइंट के अबाउट। क्लियर हो गया मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि ऑल द पॉइंट जो कि इस रॉड के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, बट जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो अलग अलग होगी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल के बारे में। ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल का आप कॉमन एग्जांपल अगर आप ध्यान से सोचें, हर किसी के घर पे बाइक होगी या फिर कार होगा। क्लियर है? तो अगर आप तरीके से समझें तो कार जब आप लेकर के चलते हैं या बाइक आप लेकर के चलते हैं तो उस समय क्या होता है कि भाई जो कार का व्हील होता है, चक्का है ना, वो कंसिस्टेंटली चलता भी है और साथ ही साथ घूमता भी है। क्लियर हो गया मेरी बात? चलता भी है और साथ ही साथ क्या करता है? घूमता भी है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे चलना मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट जो होगा एक वेलोसिटी के साथ घूमेगा, तो इसका मतलब चलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सीधी सी बात है, एक लीनियर वेलोसिटी है, इसे आप जनरली बोलोगे ट्रांसलेशनल मोशन। करेक्ट ना? और दूसरी बात अगर हम तरीके से सोचें तो ये साथ ही साथ रोटेट भी कर रहा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गई बात? तो सीधी सी बात है, हम कह सकते हैं कि ये चल भी रहा, मतलब ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा और साथ ही साथ रोटेशनल मोशन भी कर रहा। क्लियर हो गई? तो ये तो कहानी थी हमारी पूरी की पूरी रोटेशन के बारे में। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले बात ये आती है, सबसे पहली कहानी जिसे हम क्या बोलते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये कौन सी बला है? इसको हम समझते हैं अच्छे से। पहले हम समझते हैं भाई कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से आई, क्या हुआ। ये कुछ वैसी ही कहानी जैसा कि हम लोग कहाँ पढ़ते थे? रेक्टिलिनियर मोशन। मतलब अगर आप ध्यान से सोचो, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने कहानी पढ़ी हुई है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कहा कि पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में चर्चा कर रहा हूं तो इसको मैं पीछे से कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं जिसे आप समझेंगे। सपोज करिए कि भाई मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए। कितने ऑब्जेक्ट लिए? एक ऑब्जेक्ट अनीता को लिया, मतलब ए को लिया, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने किसको लिया? बसंती को लिया, जिसका नाम बी है। क्लियर हो गई मेरे पास? अब सपोज करिए भाई कि भाई मुझे तुम्हें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराना है और तुमको भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कराना है। क्लियर हो गई मेरी बात? मैं ये चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी दोनों के एक्सीलरेशन सेम हो, जबकि कंडीशन ये दे रखा है कि मैंने कहा कि सपोज करिए इसका जो मास है 2 kg है, मतलब जो ए का मास है कितना है? 2 kg है, और जबकि बी का मास मैंने कह दिया लेट 10 kg है। कितना kg है? 10 kg है। तो आप बताइए कि भाई इस ऑब्जेक्ट ए को कितना मैं फोर्स दूं कि ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करे? तो आप कहोगे सर F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो इसका मतलब बात साफ है कि इस ऑब्जेक्ट ए को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट करने के लिए मुझे 20 न्यूटन का फोर्स देना पड़ेगा। क्लियर हो गया मेरी बात? इन द सिमिलर मैनर अगर मैं ध्यान से ऑब्जेक्ट बी के बारे में सोचता हूं तो मुझे पता चला कि भाई साहब m जो मास है बी का वो 10 kg है, मतलब ए के कंपेयर में ज्यादा है। तो यहाँ पे फोर्स की वैल्यू जो आ रही है सर वो हमें मिल रहा है कितना? बताइए सर, यहाँ पे 4 न्यूटन है और यहाँ पे आपका 20 न्यूटन। करेक्ट ना? क्लियर हो गया बात? कहने का मतलब फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन एंड फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो आपको क्या सीखने के लिए मिला? जितना लाइटर ऑब्जेक्ट है उतना ही लेस फोर्स में ऑब्जेक्ट वही एक्सीलरेशन अचीव कर रहा है जो हैवियर ऑब्जेक्ट
ग्रेटर फोर्स में अचीव कर रहा है। क्लियर हो गया मेरी बात? कहने का मतलब ये है ए ऑब्जेक्ट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करने के लिए मुझे 4 न्यूटन का फोर्स देना पड़ रहा है। इन द सिमिलर मैनर अगर मैंने बी को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना चाहा तो मैं चाहूंगा कि भाई 20 न्यूटन का मैं फोर्स उसके ऊपर लगाऊं। क्लियर है? तो ये तो कहानी हमें यहां से क्या समझ में आ रहा है कि भाई जितना हैवियर ऑब्जेक्ट उतना ही उसको एक्सेलरेट करने में हमें ज्यादा फोर्स ट्रांसमिट करना पड़ेगा। क्लियर? और जितना लाइटर ऑब्जेक्ट उतना ही उसको एक्सेलरेट करने में लेस एफर्ट या लेस फोर्स देना पड़ेगा। क्या मेरी कहानी समझ में आ गई? अब सेम कहानी बात आती है रोटेशन। रोटेशन में क्या होता है कि भाई साहब ऑब्जेक्ट को घुमाया जाता है। क्लियर होने के बाद एग्जांपल के तौर पे अगर आप ध्यान से सोचिए तो हमारे हाथ में एक सिलेंडर नुमा एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट ना? तो अगर आप ध्यान से समझिए तो मुझे क्या पता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाऊं, जब भी आपके यहाँ कोई सिलेंडर वाला आता होगा, है ना, जो गैस वाला आता है, तो गैस सिलेंडर जब वो लेकर के आता है, मान लीजिए आपका घर थोड़ा बड़ा है तो वो कांधे पे तो रख करके आएगा नहीं। वो क्या करेगा, आप देखोगे वो ऑब्जेक्ट को इस तरह से रोल करते हुए लेकर के आएगा, मतलब सिलेंडर को इस तरह से रोल करके हुए लाएगा, ना कि इस तरह से रोल करते हुए लाएगा क्या? जीवन में नहीं लाएगा। क्यों भाई? ऑब्जेक्ट तो वही है, घुमाना तो दोनों केस में पड़ रहा है, इस केस में भी पड़ रहा है और साथ ही साथ इस केस में भी पड़ रहा है। लेकिन कहानी कहाँ बदल रही है? कहानी ये बदल रही है सर कि जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं तो हमें लेस एफर्ट या फिर लेस घुमाऊ फोर्स देना पड़ रहा है। लेस घुमाऊ फोर्स का मतलब यहाँ से टॉर्क के बारे में, इसके बारे में हम लोग चर्चा भी थोड़ी देर बात करेंगे। पहले हम समझते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट तो वही है, ऐसे हम ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं लेकिन हम ऑब्जेक्ट को इस तरह से नहीं ला रहे। क्यों भाई, ऐसा क्या है? तो भाई यहाँ पे बात आती है, जैसे यहाँ पे कहानी मास की थी रेक्टिलिनियर मोशन में, वैसे ही रोटेशनल मोशन में मास की जगह एक केस आ जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका आ जाता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो समझते हैं चीजों को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? क्लियर हो गया? तो समझिएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एग्जांपल के तौर पे समझिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर क्या होता है कि ये जनरली होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना घुमाने में तकलीफ जितनी ज्यादा हो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूं तो मुझे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा इन कंपेयर ऑफ इस तरीके से घुमाने में, करेक्ट ना? तो इसका मतलब बात साफ है कि इस दशा में इस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दशा में। कहने का मतलब ऑब्जेक्ट वही है लेकिन कहानी कब बदल गई कि भाई साहब आपने ये बोला कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दशा में ज्यादा है जबकि इस दशा में कम है। ऐसा क्यों सर? यहाँ पे कहानी आती है सबसे पहली बात एक्सिस ऑफ रोटेशन की। किसकी बात आती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन की। आप तरीके से समझिएगा, इस दशा में जब मैं इसको रोल कर रहा हूं तो आपको ये समझ में आ रहा है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? दिख रहा है? लेकिन अगर मैं इस दशा में देख रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं यहां इस सेंटर से पास हो रहा है। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब इस तरह से। तो हमें ये पता चल रहा है कि भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन जैसे ही चेंज होगा तो इस ऑब्जेक्ट की मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगी। क्लियर हो गई मेरी बात? तो इसको हम और अच्छे से समझेंगे। पहले क्या होता है इसको हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि मैंने एक सपोज करो डिस्क लिया। क्या लिया? डिस्क लिया। क्लियर हो गई मेरी बात? तो डिस्क अपने आप में किस चीज से बना हुआ है? अनंत पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। किससे मिलकर के बना हुआ? इनफाइनाइट पार्टिकल। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर मैंने ये कहा कि इसमें मैंने सपोज करो अनंत पार्टिकल ले लिए, m1 पॉइंट ले लिया, m2 पॉइंट ले लिया, m3 पॉइंट ले लिया, राइट ना, m4 पॉइंट ले लिया। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, ये रहा इसका सेंटर। क्या रहा? सेंटर। तो इस सेंटर के रिस्पेक्ट में जितने भी पॉइंट मासेस हैं उनका एक अपना पोजीशन वेक्टर है, करेक्ट ना? क्या है? सेंटर के रिस्पेक्ट में m1 का पोजीशन वेक्टर कितना है?
r1। उसी तरह से सेंटर के रिस्पेक्ट में n2 का पोजीशन वेक्टर कितना है r2, n3 का कितना है r3। तो क्या इसी तरह से कहानी आपको दिख रही है? क्लियर हो गया? अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने कहा कि भाई जब तुम घूम भी रहे हो और साथ ही साथ चल भी रहे हो, क्या कर रहे हो? घूम भी रहे हो, साथ ही साथ क्या कर रहे हो भाई? चल भी रहे हो। क्लियर हो गई बात? तो चल रहे हो इसका मतलब सीधी सी बात है, इस तरह से कुछ काम होगी। तो मैंने कहा कि भाई जब तुम घूम रहे हो, चल भी रहे हो, तो तुम्हारा जो m1 है, तो तुम्हारी वेलोसिटी कुछ इस तरह से होगी, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एज वी नो दैट, राइट ना। और मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं कि इसकी रफ्तार कितनी होगी v2, इसकी कितनी होगी v3, इसकी कितनी होगी v4, राइट ना। तो अगर मैं सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी लिखूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा बताइए जरा, बताइए जरा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा? हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर टू सो ऑन। क्लियर ना? तो अगर आप ध्यान से समझिए तो आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि भाई हाफ v1 की जगह क्या मैं r1 ओमेगा लिख सकता हूं सर्कुलर मोशन से, क्योंकि आपको पता है कि भाई जब होल सिस्टम ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा, तो इसका मतलब जो v1 होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू r1 इनटू ओमेगा, करेक्ट ना? v इक्वल्स टू r ओमेगा। तो हम लिख सकते हैं m1 v1 की जगह क्या लिखूं r1 ओमेगा s होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 की जगह क्या लिखूं r2 ओमेगा s होल स्क्वायर अप टू सो ऑन। क्लियर ना? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझिए तो आपको समझ में आ रहा कि हाफ तो वैसे ही रहेगा सर, m1 रहेगा, r1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। तो ध्यान से समझिएगा, हाफ m2 r2 स्क्वायर अप टू सो ऑन, और यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर भी कॉमन दिख रहा। तो एक काम करिए, हाफ हाफ भी आपको ये दिख ही रहा, तो इसे क्या करें, मैं क्यों ना बाहर ले। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ध्यान से समझिए, ये टर्मिनोलॉजी इस ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के सापेक्ष। क्लियर हो गई मेरी बात? मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दिस सेंटर दिस टर्मिनोलॉजी इज अ कांस्टेंट, राइट ना। दिस टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको क्या सीखने के लिए मिला भाई? अगर मैं ध्यान से सोचूं तो इस पूरे के पूरे टर्मिनोलॉजी को हम सामान्य तौर से हम क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। तो आपको क्या समझ में आ रहा कि भाई m1 मास है, r1 जो है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट मास है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, करेक्ट ना। ये चीज क्या कहलाई आपकी? एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहलाई? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मतलब अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर यूनिट बताना हो तो मैं क्या कहूंगा, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर, करेक्ट ना, क्योंकि मास इज द इन केजी एंड आर इज इन मीटर, सो दैट्स व्हाई इट इज द केजी मीटर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द नोटेड पॉइंट हियर? अगर आप ध्यान से सोचो तो आपको समझ में आ रहा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पॉइंट मास के ऊपर, और साथ ही साथ आर क्या है? आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे? आर इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ point mass of what? Of point mass. Clear हो गई मेरी बात? तो that is the clear. Now next point is what? अगर suppose करिए कि भाई ये डिस्क अगर suppose करें कि पेपर का बना हुआ है, clear हो गई मेरी बात? तो आप ये कहोगे कि मुझे इसको घुमाने में लेस एफर्ट डालना पड़ेगा, क्लियर हो गई मेरी बात? लेकिन अगर यही डिस्क लोहे का बना हो तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसको घुमाने में मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, करेक्ट ना। तो इसका मतलब बात साफ है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पेपर के दशा में कम होगा क्योंकि घुमाने के लिए मुझे कम एफर्ट डालना पड़ रहा है, और अगर यही डिस्क लोहे का है
तो क्या इसके लिए मुझे ज्यादा एफर्ट डालना पड़ रहा है। क्लियर हो गया मेरी बात। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई साहब जितना तुम हैवियर होगे उतनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगी, और जितना तुम्हारा मास कम होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगी। क्लियर हो गया मेरी बात। जितना मास कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतनी कम, और जितना मास ज्यादा उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा। क्लियर हो गया मेरी बात। पॉज करो। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ध्यान से समझ में आ गया भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके मास के ऊपर डिपेंड किया और किसके ऊपर डिपेंड किया कि भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे है। क्लियर हो गया मेरी बात। और किसके ऊपर डिपेंड किया, डेंसिटी के ऊपर। किसके ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। क्लियर हो गया मेरी बात। और किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है, सोचो जरा, सोचो जरा, सोचो, शेप के ऊपर। किसके ऊपर, शेप के ऊपर। अगर सपोज करो कि वही जो डिस्क था 10 केजी का हो, कितने केजी का, 10 केजी का, और सेम वेट का कोई ऑड इवन पत्थर हो, कैसा हो, पत्थर हो, तो आप बताओ कि किसको घुमाना आसान होगा, उस पत्थर को 10 केजी वाले या फिर उस डिस्क को। तो ऑब्वियसली आप बोलोगे डिस्क को। तो आप क्या बोले कि भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन लोकेशन। क्लियर हो गई मेरी बात। पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे है। क्लियर हो गई मेरी बात। दूसरी बात डेंसिटी ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल किस चीज का बना हुआ है। क्लियर, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं या फिर डेंसिटी ऑफ मटेरियल भी बोल सकते हैं। तीसरी बात आप किसके ऊपर बोलोगे कि भाई साहब शेप कैसा है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया मेरी बात। और किसके ऊपर बोलोगे, मास के ऊपर। किसके ऊपर बोलोगे, मास के ऊपर। तो ये कहानी थी किसके ऊपर भाई, ये कहानी थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। क्लियर हो गया मेरी बात। अब ध्यान से देखिएगा, अब जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। कैसे, जैसे हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा था कि भाई साहब सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट सिस्टम। क्लियर हो गया मेरी बात। तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया is generally studied in two ways. The first case is moment of inertia of discrete particle system. कौन सा, discrete particle system। और दूसरा कौन सा भाई साहब, continuous या फिर uniform continuous object system। क्लियर। तो ये दो वे होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को पढ़ाने का। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गया मेरी बात। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि भाई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे सोचना है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। आप सपोज करो कि भाई साहब ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका मास मैंने m ले लिया। क्या ले लिया, m ले लिया। अब भाई मैंने कहा सबसे पहले बताओ भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मास का क्या होगा। तो आप कैसे बताओगे, आप कहोगे सबसे पहले सर आप बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है। कौन कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो हमने कहा कि भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ये रहा। ठीक है, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसका मतलब क्या है भाई कि भाई साहब इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में ये जो मास m है ये नाच रहा, रिवॉल्व कर रहा। क्लियर हो गया मेरी बात। तो आप कहोगे कि भाई साहब ये जो होगा इट इज द r इज व्हाट, व्हिच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो आप बोलोगे सर कि भाई अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसका बताना है तो मैं बोलूंगा I इज टू m r परपेंडिकुलर एस होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस मास m with respect to axis of rotation, this one। क्लियर हो गया मेरे बात। इन द सिमिलर मैनर अगर सपोज करो कि भाई इसी
मास, एक मास मैंने यहाँ ले लिया, दूसरा मास मैंने यहाँ ले लिया, तो आप क्या कहोगे, mr² तुम्हारा, अगर मैंने कहा ये दूरी r1 है तो आप कहोगे mr1 स्क्वायर तुम्हारा, क्लियर हो गया मेरी बात, तो वो हो जाएगा 2mr1 स्क्वायर, क्लियर हो गया मेरी बात। या फिर कहो तो एक सवाल और ले लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा क्वेश्चन देखें, मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्लियर हो गया मेरी बात, क्या है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मैंने यहाँ पे एक मास दे दिया, सपोज करो इसका मास m है, क्लियर हो गया मेरी बात, ये दूरी दे रखा है इसने, ये दूरी मैंने कहा कि ये दूरी है, लेट मैंने कहा 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, कितना है 10 मीटर। अब मैंने आपसे ये पूछा कि भैया इस मास m का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, जबकि ये एंगल मैंने ले लिया 37 डिग्री, क्लियर, कितना ले लिया 37 डिग्री। तो आप क्या बताओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बताइए जरा, आप क्या कहोगे सर, कि सीधी सी बात है सर, आपने अभी बताया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का स्क्वायर होता है। तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, तो मुझे बताना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, तो मुझे ये वाली डिस्टेंस काउंट करनी पड़ेगी। तो भाई ये 10 है, तो ये कितना होगा जरा बताइए, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू sin थीटा, करेक्ट ना। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि परपेंडिकुलर, लेट ये डिस्टेंस p मैंने ले लिया, तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू 10 is equals to sin theta, which is the sin 37 degree. So how much we are getting here, p is equals to 10 sin 37, तो 10 sin 37 की वैल्यू कितनी 3/5, कितना आ जाएगा 5 2 जा, तो ये आपको मिल जाएगा 6, तो क्या ये 6 मिल गया 6 मीटर। तो इसका मतलब बात साफ है कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस m मास का बताना है तो मैं क्या बोलूंगा m into perpendicular distance स्क्वायर, मतलब m into 6 स्क्वायर, कितना है भाई 36m kg मीटर स्क्वायर, अगर m जो है वो kg में दिया गया है तो। क्या मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया मेरी बात। उसी तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पे और एक सवाल में लिखते हैं, ये देख लीजिए भाई, मैंने कहा कि मान लीजिए कि भाई ये मैंने लिया एक्सिस ऑफ, सॉरी दो मासेस किए मैंने, एक मास यहाँ पे लिया जिसका मास मैंने m लिया, और दूसरा मास मैंने यहाँ पे लिया, इसका भी मास मैंने m लिया, क्लियर हो गया। अब मैंने कहा भैया कि ये जो दूरी है ओवरऑल 10 मीटर, कितना है 10 मीटर, दोनों मासेस के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर। अब मैंने कहा कि भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, तो आप कहोगे सर पहले ये बताओ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर है, कौन किधर है एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मैंने कहा कि भैया ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने मान लिया कि भाई इसके सेंटर से निकल रहा, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसको बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो ये वाली भी दूरी कितनी होगी 5 मीटर, ये वाली भी दूरी कितनी होगी बताइए 5 मीटर, क्लियर ना। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब मुझे ये बताना है कि भाई आपको एक बात और बतानी पड़ेगी सर कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस लाइन ऑफ एक्शन से, या फिर जो ज्वाइनिंग मास है, ज्वाइनिंग लाइन है दोनों के मास के, कितने एंगल से झुका हुआ है। तो मैंने कहा कि ये एंगल है 37 डिग्री, कितना है 37 डिग्री। तो आप क्या करोगे कि सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये दूरी 5, तो क्या ये 5 sin 37 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू sin थीटा। तो मैंने कहा लेट p, तो आप क्या कहोगे p डिवाइडेड बाय 5, बताइए ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज sin 37 इज इक्वल्स टू 3/5। आपको कितना मिला 5 5 में कैंसिल आउट, ये मिला आपको 3 मीटर, करेक्ट ना। तो अगर ये 3 मीटर है तो क्या ये भी कह सकते हो कि ये भी 3 मीटर है, क्लियर हो गया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, है ना। इसको आमतौर से टेंसर भी बोलते हैं, बट वी आर कैलकुलेटिंग एज बिकॉज़ टेंसर इज नॉट इन जेईई सिलेबस, सो दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आप क्या करोगे आई ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू मास
into perpendicular distance which is the 3 square into m into 3 square, करेक्ट ना? तो कितना बन गया होता है ये 9m plus 9m 18m kg मीटर स्क्वायर। ये हो गया मेरे पास। ऐसे हम तमाम सवाल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल और देखना चाहो तो आप देख सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि एक क्यूब है, क्या है? क्यूब है। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग यू एज अ क्वेश्चन, जस्ट हियर मैंने कहा कि एक क्यूब है, यहाँ पे क्यूब के कॉर्नर्स पे, कहाँ पे भाई? क्यूब्स के कॉर्नर्स पे। तरीके समझिएगा, ध्यान से देखिए, है ना भाई? ये आपका क्यूब का फॉर्मेशन हो गया, करेक्ट ना? यहाँ पे मास मैंने ले लिया m, यहाँ पे मास m, यहाँ पे मास m, हर जगह मास m ही है, सभी के मास m है। क्लियर हो गया? तो जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये कह दिया कि बताओ भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन की है। क्लियर ना? तो मैंने कहा कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन मैंने इस वाले को मैंने मान लिया, ठीक है? दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में कितने हो जाएगा? तो आप क्या कहोगे भाई? हमें पता है सर, आपने बताया था I जो होता है m r परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप बोले थे। r क्या है? r is the perpendicular distance of the mass from the axis of rotation। तो तरीके समझिए, ये अगर मैंने कहा कि हर एक साइड जो क्यूब की है वो a है ना? ये जॉइनिंग लाइन है, हमेशा याद रखिए। ये क्या है? जॉइनिंग लाइन है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 8 मासेस दिखेंगे। कितने मासेस दिखेंगे? 8 मासेस। जैसे ये मास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया, सेवंथ हो गया और ये आपका एट्थ हो गया। तो 8 मासेस दिख रहे हैं। क्लियर ना? तो मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सभी का बताना है। तो तरीके से समझिएगा, इस मास 7 का, इस मास 5 का, ध्यान से देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन यहीं से पास हो रही है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो मतलब जो 7 मास है और 5 मास है, 7 और 5, इसका r 0 है। क्या है? r क्या है? 0 है। तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया 7 और 5 का तो हमें काउंट करना ही नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या हो गया? तुम्हारा भी 0 हो गया भाई साहब, तुम्हारा भी 0 हो गया। तो बचे कौन? 6 लोग। 2 लोगों का काम तो तमाम हो गया ना, बचे कितने? 6। तो हम देखते हैं, तरीके समझिएगा। ये जो मास है m, इसकी दूरी a है। अच्छा, ये जो मास m है इसकी भी दूरी a ही है। क्लियर हो रहा है? तो ma स्क्वायर मतलब तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया, तुम्हारा भी काम हो गया। तो मैंने कह दिया I = 2ma स्क्वायर। क्लियर हो गई मेरी बात? अब ध्यान से सोचो, इस मास और इस मास के बारे में सोचो। तो आप कहोगे तुम a, मैं a, तो ये वाली दूरी a√2। क्लियर ना? क्योंकि ये वाली दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो आप क्या कहोगे? ma√2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली इस वाले मास के साथ भी सोच लो, ma√2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया मेरी बात? तो मैं क्या लिखूंगा? प्लस 2m a√2 का होल स्क्वायर। तो मतलब मेरा किसका काम हो गया? तुम्हारा हो गया भाई साहब, तुम्हारा भी हो गया। तो मतलब कितने लोगों का काम हो चुका है? 6 लोगों का। बचे कितने हैं? 2। क्लियर ना? तुम्हारा काम हो गया, 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 तुम्हारा काम हो गया। बचे कितने हैं? 2। कौन कौन? तुम भाई साहब, तुम भाई साहब। क्लियर ना? तो ध्यान से देखो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑलरेडी है, मतलब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है आपका, तो ये वाली दूरी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना जी, क्यूब है। तो सीधी बात है, ये कितना हो जाएगा? ma स्क्वायर। तुम्हारा कितना हो जाएगा? ma स्क्वायर। कितना हो गया? 2ma स्क्वायर। क्लियर हो गया मेरी बात? तो अगर आप ध्यान से समझें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया? 4ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर, 2ma स्क्वायर, 4ma स्क्वायर। तो आपको मिला 4ma स्क्वायर और यहाँ पे कितना मिला? ये भी 4ma स्क्वायर मिला। करेक्ट ना? क्योंकि ये a√2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा? 4। तो ऑब्वियसली आप क्या कहोगे? a ma स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया मेरी बात? 8ma स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या खींचने के लिए बोला कि भाई अब एक्सिस ऑफ रोटेशन में कहीं से भी पास करा दो। क्या करना है आपको? आपको बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस काउंट करना है और दूसरी बात ध्यान में ये रखनी है कि कितने मासेस का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। क्लियर हो गया मेरी बात?
अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, अब हम बात करेंगे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम का काम तो अपना हो गया। अब हमारा काम है कॉन्टिन्यूअस मास ऑब्जेक्ट सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। क्लियर हो गया मेरे पास? तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? कॉन्टिन्यूअस और यूनिफॉर्म मास ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास ऑब्जेक्ट का क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर हो गई बात? हम इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसमें हम जो चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रॉड के बारे में। किसके बारे में? रॉड के बारे में। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे रिंग के बारे में। उसके बाद चर्चा करेंगे हम डिस्क के बारे में। उसके बाद हम चर्चा करेंगे किसके बारे में? हॉलो स्फीयर के बारे में, अगर वक्त रहा तो। ठीक है ना? उसके बाद फिर सॉलिड स्फीयर, उसके बाद फिर हॉलो कोन और सॉलिड कोन, सारी चीजें मैं एक साथ ही लाइट में पढ़ूंगा, तो चिंता ना करें। तो सबसे पहले मैं चर्चा करने जा रहा हूं भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रॉड। क्लियर हो गया मेरी बात? मैं किसकी चर्चा करने जा रहा हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रॉड। क्लियर हो गई मेरी बात? इसको अच्छे से समझते हैं कि भाई मैंने ये कहा कि मान लीजिए एक कोई मैंने रॉड लिया। क्या लिया भाई? रॉड लिया। अच्छे समझिएगा, इस रॉड की लेंथ मैंने L मानी। क्या मानी? L मानी है। अब इस रॉड का जो मास था कहां पे दिख रहा रहेगा? इसकी लंबाई पर, मतलब लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो भी यूनिफॉर्म। करेक्ट ना? अब मैंने आपसे पूछी भैया इस रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी? तो सबसे पहली बात वही कहानी कि भैया ये बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन है कहां? क्लियर हो गई मेरी बात? तो हमने क्या कहा कि भाई मान लो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? बहुत अच्छी बात सर। तो अब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड कितनी होगी। तो तरीके समझिए, हम क्या करेंगे, इसको करने का तरीका होता है। हमने आपको बताया होगा, अगर आपको याद होगा तो सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा था 3 तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन। कौन तरह के मास डिस्ट्रीब्यूशन? 3 तरह के। फर्स्ट लीनियर मास डेंसिटी, उस दशा में क्या होता था कि मास जो था ओवरऑल लेंथ के ऊपर यूनिफॉर्मली और नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। क्लियर ना? सेकंड आपने क्या पढ़ा था कि सरफेस मास डेंसिटी, जिसे आपने सिग्मा बोला होगा। मतलब क्या भाई? सरफेस के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता था। करेक्ट ना? तीसरा आपने क्या पढ़ा था? वॉल्यूम मास डेंसिटी। उस दशा में क्या होता था कि मान लीजिए बॉल है जो कि सॉलिडली भरा हुआ है, तो आप कहते थे मास पूरे वॉल्यूम के अंदर भरा हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पे रॉड है, तो रॉड की लंबाई इसके विड्थ के कंपेयर में ना के बराबर है। तो आप कहोगे कि भाई इसका मास जो होगा ओवरऑल इसकी लेंथ पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्लियर हो गया मेरी बात? तो अब ध्यान से समझिएगा, मैंने कहा कि भैया ये वाले डिस्टेंस है L1। कितनी डिस्टेंस है? L1 है ना? और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? लेट आई से L माइनस L1। करेक्ट ना? L माइनस L1। क्यों? क्योंकि तुम L1, तो ऑब्वियसली मैं ध्यान से देखो टोटल L था, तो ये कितना होगा? L माइनस L1। अब ध्यान से समझिएगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये बता रहे हैं कि भाई ये रॉड सिमेट्रिकली, अगर मैं ध्यान से देखूं तो एलिमेंट पतला 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 से बना हुआ है ना? तो अगर आप ध्यान से देखो तो एलिमेंट पतले पतले स्ट्रिप से मिलकर के बना हुआ है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो अगर उस एक एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में मैं निकाल लूं, क्लियर हो गई मेरी बात? तो सीधी सी बात है, उसको मैं इंटीग्रेट कर दूं, है ना? तो सीधी सी बात है, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का मिल जाएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में। तो मैंने क्या किया, यहां से मैं x पर गया। कहां पर गया? x पे गया। तो इसका एलिमेंट मैंने ले लिया यहां पे। ठीक? तो इसका लेंथ मैंने माना dx। कितना माना? dx। तो अगर इसका लेंथ dx है तो इसका मास भी तो होगा भाई साहब, dm।
dm कितना होगा लैम्डा dx। लैम्डा क्या है सर? लीनियर मास डेंसिटी। क्या है? लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है सर? टोटल मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। करेक्ट ना? ये हो गया dm। अब ध्यान से पूछो, अब आपसे मैं पूछूं कि बताओ इस एलिमेंट का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो आप कहोगे सर कि सर dm x स्क्वायर, क्योंकि सीधी सी बात है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एलिमेंटल लेंथ का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो तो x है। करेक्ट ना? तो आप कहोगे कि तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा एलिमेंट का वो होगा di इज इक्वल टू dm परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज x का स्क्वायर। ठीक, तो आप तरीके से सोचो, तो आप क्या बोलोगे कि अगर मैंने इसका लेंथ L1 लिया है तो आप कहोगे सर कि लेंथ वैरी कर रहा है L1 से लेकर के माइनस, आप क्या बोलोगे माइनस L1 से लेकर के है ना L1 तक। करेक्ट? इस तरह से आप और मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालोगे। सॉरी, तो ये 0 से लेकर के i होगा, यहाँ ध्यान से देख लीजिए, ये 0 से लेकर कहाँ तक होगा i होगा, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये कहां से कहां तक बताओ जरा, माइनस L1 से ये कहां तक L1। करेक्ट ना? तो तरीके से सोचो, dm की वैल्यू कितनी है लैम्डा, आपने क्या बोला सर dm की वैल्यू आपने रखा लैम्डा dx। करेक्ट ना? तो आप क्या रखोगे लैम्डा dx x स्क्वायर, तो आप कहोगे लैम्डा x स्क्वायर dx। करेक्ट ना? तो ध्यान से देखो, आपको पता है सर लैम्डा तो कांस्टेंट, क्यों? क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ तो कांस्टेंट ही होगी, तो इसको आप क्यों ना बाहर ले। तो अगर आप ध्यान से समझो तो आपको समझ में आएगा कि लैम्डा हमने सब ले लिया बाहर, x स्क्वायर का dx कितना मिल जाएगा x क्यूब बाई 3। लिमिट कहां से कहां तक वैरी कर रही है बताओ जरा, -L से लेकर के कितना प्लस L1 तक। करेक्ट ना? अब ध्यान से सोचना, बढ़िया से समझना। तो हमें क्या समझ में आ रहा भाई कि अगर मैं तरीके से सोचूं तो मुझे ये समझ में आ रहा लैम्डा तो हो गया है अपना बाहर, तो मैं लिख सकता हूं अपर लिमिट कितना, अपर लिमिट, ठीक है, L1 क्यूब माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस विच इज द प्लस L-L1s होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। क्लियर ना? तो अब ध्यान से सोचो आपको क्या मिला, तो हमें क्या मिला सर कि ये हो गई आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पूरे के पूरे रॉड का। करेक्ट ना? 0 to i मतलब i। अब ध्यान से सोचो लैम्डा की वैल्यू कितनी है, मास पर यूनिट लेंथ, कितना मिल जाएगा m/l, 3 ले लो बाहर तो m/3 है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे L-L1 का होल क्यूब प्लस L1 क्यूब। करेक्ट ना? तो इसे आप जनरली बोलते हो क्या भाई, सीधी सी बात है L1 क्यूब को मैंने उधर ले लिया और इधर आपको दिखाई दे रहा, ये कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड फॉर एनी जनरल एक्सिस ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं से भी पास हो, ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड होगा। समझ में आ गई मेरी बात? फॉर एग्जांपल अगर मुझे बताना है कि भाई साहब ये बताइए कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एक एंड से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है बताइए, यहां से पास हो रही है, तो बताओ L1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो अगर आप ध्यान से सोचो तो L1 की वैल्यू 0 होगी, तो कंप्लीटली L हो गया। करेक्ट ना? तो अब L1 की वैल्यू अगर आपने 0 रखी, क्या रखी 0, तो ध्यान से सोचो ये आपको मिलेगा L1 0 हो गया, तो आपको मिलेगा ml क्यूब डिवाइडेड बाय 3l। करेक्ट ना? क्योंकि L1 तो 0 हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है, एक एंड से। तो कंडीशन कैसे बनेगी तरीके समझे, कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी भाई, ये रहा आपका रॉड, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पास आउट कर रहा हूं, तो आप कहोगे सर कि L1 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो आप क्या कहोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस दशा में अगर मैं बताऊं तो आप कहोगे m/3l, यहाँ पे L-L1 का होल क्यूब मतलब l क्यूब प्लस L1 क्यूब मतलब 0 का क्यूब डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे टर्म लिख चुका है, तो आपको कितना मिलेगा ml स्क्वायर बाई 3। करेक्ट ना? इन द सिमिलर केस अगर मैंने कहा कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच से पास हो रही है, कहां से पास हो रही है, बीच से। बीच से मतलब क्या, L1 की वैल्यू L/2,
क्लियर ना? तो दूसरा केस कैसा हो सकता है? तो ध्यान से सोचो, ये रहा आपका रॉड, राइट, करेक्ट ना? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरह से पास हो गई, तो L1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? L/2। तो अगर आप ध्यान से सोचोगे तो आपको मिलेगा m/3l, l माइनस L1 का होल क्यूब मतलब l माइनस L/2 का होल क्यूब प्लस L1 क्यूब मतलब L/2 का क्यूब। तो अगर इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा ml² करेक्ट। तो आप कहीं से भी आप निकाल सकते हो। तो ये जनरली कहलाता है जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर द rod when the axis of rotation from any position L1, करेक्ट ना? नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे एक सवाल आपका जेईई मेंस में प्रीवियसली पूछा गया है। अब ध्यान से देखिए क्या पूछा गया था। उन्होंने कहा कि ये भाई साहब एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, किसका? एक रॉड रखा गया है कुछ इस तरह से। अच्छा, रॉड का उन्होंने जो मास दिया वो m दिया, कितना दिया? m दिया, और जो वर्टिकल के साथ एंगल दिया वो थीटा दिया। अच्छा, इसका जो लेंथ था ना वो भी l था, कितना था? l था। तो आपसे ये पूछा गया कि बताओ भाई साहब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में कितना होगा। क्लियर हो गया मेरी बात? तो मतलब इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया। तो आप क्या करोगे? सीधी सी कहानी है, वही कहानी। क्या करोगे सर कि अगर मैं शॉर्ट तरीके से बताऊं, लॉन्ग तरीके समझ लो, आपको मैं बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका मैं बताता हूँ, लॉन्ग तरीका भी चाहोगे तो फिर मैं बता दूंगा। ध्यान सोचो, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओवरऑल लेंथ कितना है? l। अब ध्यान से सोचो, इंडिविजुअल जो पॉइंट होंगे उनकी जो दूरी होगी, ये लेट मैंने कहा x है, तो सीधी सी बात है ये वाली दूरी कितनी होगी? x sin थीटा, करेक्ट ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो आप ये कहोगे भाई साहब कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इस रॉड के एक एंड से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? एंड से पास हो रहा है। क्लियर हो गया? तो बात साफ है, थीटा यहाँ पे फिक्स है, थीटा कितना है? फिक्स है। वेरिएट कौन कर रहा है? केवल x है ना? तो कहने का मतलब x का वेरिएशन कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के l तक। क्लियर हो गया? तो अगर आप ध्यान से सोचो इसको, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आपने dx बोल दिया तो m की वैल्यू किसके बराबर आएगी? लैम्डा dx, करेक्ट ना? तो आप बोलोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, अगर मैंने कहा dm, कितना कहा? dm, तो आप क्या कहोगे सर कि अगर मैं डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं तो आप लिखोगे dm x स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। क्लियर ना? अब ध्यान से देखो, dm जो है क्या वो चेंज हो रहा है? मतलब अगर आप ध्यान से सोचो तो मास तो कांस्टेंट ही है ना। क्लियर हो गया मेरी बात? तो क्यों ना मैं dm की जगह m लिख दूं और x की जगह क्या लिखूं? l। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ml स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 3। अच्छा, ये केस केवल और केवल यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म कहानी होती तो कहानी कुछ अलग होती। क्लियर हो गया? तो इसे याद रखें। तो ये कहानी आपकी पूछी गई है जेईई मेंस के। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट केस हम बता रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रिंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रिंग। इसको समझते हैं अच्छे से, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से। क्या मैंने कहा कि भाई मान लीजिए ये आपका रिंग है, क्या है? एक्सिस ऑफ सॉरी रिंग है। रिंग का मास मैंने दे दिया m और रेडियस दे दिया इसका r। क्लियर हो गया मेरी बात? अब मैंने कहा कि भाई साहब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं के इस तरह से पास आउट कर रहा है। क्लियर हो गया मेरी बात? जो कि सेंटर है। कहां है? सेंटर। तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी मासेस होंगे सभी की दूरी क्या कांस्टेंट होगी, और वो कितनी होगी? r। क्लियर हो गया मेरी बात? तो आप तरीके सोचो, ये मास मैंने कह दिया dm, कितना है? dm। तो आप कहोगे कि भाई साहब dm की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? यहां से लेकर के यहां तक। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि भाई सभी मासेस कांस्टेंट दूरी पर है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो r क्या हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हर एक मास का फ्रॉम द सेंटर। क्लियर ना?
तो क्या मैं चाहूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं लिख सकता हूं I = dmr² r mr²। क्लियर ना? क्योंकि अगर आप di लिखते तो di कितना लिखते dmr²। dm की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही, 0 से लेकर के कैपिटल M तक। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आप क्या कहोगे भाई साहब, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रिंग का होगा वो कितना होगा mr²। सिमिलर केस अगर मैंने कहा कि कोई हॉलो सिलेंडर, क्या है हॉलो सिलेंडर, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं मेरे हाथ में एक सिलेंडर, करेक्ट ना? मैंने कहा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ इस तरह से पास हो रही है, करेक्ट ना? तो आप ये कहोगे कि भाई साहब ये हॉलो है, तो सीधी सी बात है अगर इस तरह से रिवॉल्व कर रहा तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमिलरली ऐसा ही कुछ होगा। क्लियर हो गया मेरी बात? क्यों? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पे पास हो रही है। क्लियर हो गया मेरी बात? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो सिलेंडर का भी यही होगा, लेकिन कहानी इसके लिए क्या है कि भाई साहब हॉलो सिलेंडर जो होना चाहिए वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास होना चाहिए। तो क्या कहोगे आप कि भाई साहब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास रिंग हो या फिर हॉलो सिलेंडर, दोनों की दशा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी मिलेगी mr²। क्लियर हो गया मेरी बात? इन सिमिलर केस अगर मैं चलता हूं दूसरा सेगमेंट जिसे आप बोलते हो डिस्क, क्या बोलते हो डिस्क, तो उसको भी समझ लेते हैं। आइए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास डिस्क, करेक्ट? तो तरीके समझिए, इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, सीधी सी बात है, एक मैंने कोई डिस्क लिया, डिस्क भरा होता है खाली होता है सर, डिस्क डिस्क होता है, प्लेनर होता है, भरा हुआ होता है, करेक्ट ना? इसका मैंने मास ले लिया m, कितना ले लिया मास m, रेडियस ले लिया r। तो आप सबसे पहले पूछोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अगर बताना है तो आप बताओ एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रही है। तो मैंने कहा एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रही है। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे कि भाई साहब x पे जाओ, एक dx विड्थ की एक रिंग काट लो। क्या काट लो? रिंग काट लो। क्यों मैं dx विड्थ की रिंग काट रहा हूं? क्योंकि हमें ये पता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस वजह से ये रिंग से मिलकर के ही ये बना है, यूनिफॉर्मली रिंग से मिलकर के ही पूरा का डिस्क पूरा बना हुआ है। जैसे आपने प्याज देखा होगा, जब प्याज को स्लाइस करते हो तो स्लाइस करते हो तो वहां पे होते हैं ना सेमी सर्कल्स, क्लियर ना? सेमी सर्कल में कह रहा हूं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर हो रही है? तो वैसे ही कहानी कुछ यहाँ पे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर इस एलिमेंट का मास मैं आपसे पूछूं तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, बताओ। यहाँ पे लोगे लैम्डा सिग्मा या रो, सिग्मा। क्या दोगे? सिग्मा। सिग्मा मतलब एरिया मास डेंसिटी, मतलब मास डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इट। कितना हो गया एरिया? πr², करेक्ट ना? तो डीएम की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, सिग्मा इनटू एरिया ऑफ दिस। एरिया कितना होगा बताओ जरा। अगर इस एलिमेंट को मैं तोड़ करके फैलाऊं, प्याज का छिलका होता है उसे तोड़ करके फैलाओ तो कैसा दिखेगा? क्या ऐसा दिखेगा? करेक्ट ना? इसकी चौड़ाई कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है dx, लंबाई कितनी है भाई 2πx, क्योंकि पेरीफेरी तो है। मेरी बात समझ में आ रही? ये क्या है? पेरीफेरी तो है, इसे तोड़ करके फैलाओगे तो इसकी लंबाई कितनी है 2πx। तो आप क्या कहोगे एरिया इसका कितना हो जाएगा dA की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 2πx dx, करेक्ट ना? तो आपने क्या बोला 2πx dx। अब ध्यान से देखिए, तो आप क्या कहोगे कि अगर मुझे di बतानी है तो मैं क्या कहूंगा dm इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब x², करेक्ट हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या आपको मिलेगा। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मिलेगा सिग्मा 2π x क्यूब हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे सिग्मा 2π x क्यूब का dx, करेक्ट ना? इसे आप इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि आप ध्यान से देखो सिग्मा और 2π तो कांस्टेंट है। सिग्मा और 2π क्या है? कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है? केवल x। कहां से लेकर के कहां तक? 0 से लेकर के r तक, 0 सेंटर पर r पेरिफेरी तक। तो आप क्या कहोगे 0 to r। तो ध्यान से देखो क्या कहोगे आप, सिग्मा 2π जैसा है वैसे ही रहेगा सर। वहां पे कितना आया x⁴ डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट है? अब ध्यान से देखो
सिग्मा का मतलब कितना, मास डिवाइडेड बाय एरिया, मास कितना m, मास के बाद एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 पाई जैसा है वैसा ही रखो, करेक्ट ना। यहाँ पे आपको क्या मिला, r/4 डिवाइडेड बाय 4, करेक्ट ना। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक वैरी कर रहे थे, 0 से r तक, क्लियर ना। तो आप क्या मिला, पाई पाई विल गेट कैंसिल आउट, आपको कितना मिल जाएगा, r स्क्वायर छम्मा छम्मा mr स्क्वायर बाई 2, क्लियर हो गया भाई। तो ये हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड यूनिफॉर्मली डिस्क, क्लियर हो गया मेरे पास। अब चर्चा हम किसके बारे में करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, अच्छा डिस्क के साथ कहानी में एक और जोड़ देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं डिस्क ले रहा हूँ, सपोज करिए ये आपका डिस्क है, करेक्ट ना, इसको अगर मैं तरीके से, ये आपका डिस्क है, इसको मैं कुंडली करूँ इस बीच से, तो ये खड़ा हो जाएगा, होता जाएगा, क्या बनेगा, कोन, क्लियर हो रही है मेरी बात, क्या बनेगा, कोन, कौन सा होगा, हॉलो वाला। तो मैं ये कह सकता हूँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड डिस्क का होगा वही क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड हॉलो कोन का भी होगा, क्लियर हो गई मेरी बात। तो आप कह सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो कोन इज आल्सो इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों की दशा, चाहे आप डिस्क ले रहे हो तब पर भी यही है और जब आप कोन ले रहे हो तब पर भी वही है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो कोन का भी वही होगा, क्लियर हो गया मेरी बात। इसको करने का और तरीका है, लेकिन मुझे जरूरी नहीं समझ में आता, तो इसको इसी के जरिए मैंने दोनों को साथ दिया, क्लियर हो गया मेरी बात। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, क्लियर हो गया मेरी बात। तो बनाते हैं इसको स्टार्ट। अब बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास स्फीयर, करेक्ट ना, मास स्फीयर। इसको आप चर्चा कर लेते हैं जी, बताइए। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग चर्चा किसके बारे में करने जा रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है। तो अच्छे से समझिए इसको। मैंने कहा कि मान लीजिए ये आपका एक कोई स्फीयर, क्या है, स्फीयर है। इस स्फीयर का मैंने मास दे दिया m और रेडियस दे दिया कितना, r, क्लियर हो गया। अब इस स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है जबकि कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है, ज्योमेट्रिकल सेंटर से। तो इसका मतलब बात साफ है कि इसी के अबाउट ये रिवॉल्व कर रहा होगा। अब ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। मैंने ये पूछा कि बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में क्या है। तो आप क्या करोगे, सर हमने ये कहा कि भाई साहब ये एक्स एक्सिस मैंने लिया, यहां से आप थीटा पे जाओ, कहां पे जाओ, थीटा पे, और थीटा पे जाकर के डी थीटा का आप एलिमेंट ले लो। तो तरीके से सोचो, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, आर डी थीटा, कितनी होगी, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा को लेकर के अगर आप ध्यान से सोचो तो एक बढ़िया रिंग बन रही होगी। क्या बन रही होगी, रिंग बन रही होगी, क्लियर हो गई मेरी बात। तो ये रिंग कुछ ऐसी दिख रही होगी, क्लियर हो गई मेरी बात। अगर इस रिंग को आप बाहर निकालो, क्या निकालो, बाहर निकालो, तो आपको समझ में आ रहा होगा इस रिंग का जो रेडियस होगा वो ये वाली चीज होगी, क्लियर हो गई मेरी बात। मतलब ये वाला जो चीज होगा वही क्या इस रिंग का रेडियस होगा। अगर रेडियस r है तो क्या कितना होगा ये, r cos थीटा, क्लियर हो गई मेरी बात। तो इसका मतलब बात साफ है कि अगर मैं रिंग को बाहर निकालूं तो रिंग का रेडियस जो दिखेगा वो मुझे कुछ ये दिखेगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, r cos थीटा। और इसकी विड्थ कितनी है बताइए जरा। विड्थ सर आपने पहले ही बता दिया, r d थीटा, क्लियर हो गया मेरी बात। तो अब बताओ ये रिंग क्या है, रिंग सर कुछ इस तरह से दिखेगा क्योंकि मास इसके सरफेस पर होगा। तो आप क्या करोगे, अगर मुझे इसका मास बताना है तो मास की वैल्यू किसके बराबर होगी, dm, dm की वैल्यू किसके बराबर होगी, सरफेस मास डेंसिटी है क्योंकि रिंग है भाई और रिंग के सरफेस पर ही मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आप कहोगे भाई सिग्मा, इसका जो सर्कमफरेंस होगा कितना होगा, 2 पाई r cos थीटा,
और आर डी थीटा इसकी चौड़ाई है, तो लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। तो आप क्या कहोगे सिग्मा इनटू 2 पाई आर cos थीटा इनटू आर डी थीटा, करेक्ट ना। तो आप क्या कहोगे सिग्मा 2 पाई आर cos थीटा इनटू आर डी थीटा। तो कितना आ गया बताओ जरा, ये हमें मिल गया सर सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर cos थीटा डी थीटा, करेक्ट ना। बताइए cos थीटा और डी थीटा। तो अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिंग का इसके अबाउट निकालना है, मतलब ध्यान से सोचो ये अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ऐसे जब देखोगे तो इस रिंग का अगर मैंने टॉप व्यू देखा तो ऐसा दिखेगा। तो आपको समझ रहे हैं ना, मतलब मैं ऊपर से देख रहा हूँ उसको तो ऐसा ही दिखेगा। क्लियर हो गई मेरी बात। अब तरीके से सोचो, इस सेंटर के अबाउट इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बताओ जरा। मैं लिखूंगा सर di is the moment of inertia of this ring about the center। तो कितना मिल जाएगा dm r स्क्वायर, करेक्ट ना। तो r की जगह कितना r cos थीटा का होल स्क्वायर, करेक्ट ना। समझ आ गई मेरी बात। अब ध्यान से देखो dm की वैल्यू कितना दिख रहा है सर सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा, करेक्ट ना। तो अगर आप तरीके से सोचो तो मैंने लिखा सिग्मा 2 पाई r स्क्वायर cos थीटा d थीटा। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो r स्क्वायर और है और cos स्क्वायर थीटा और है, तो cos क्यूब थीटा हो जाएगा। तो मैंने cos क्यूब थीटा लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे r स्क्वायर था तो इसको मैंने क्या कहा, ये तुम r स्क्वायर और भाई साहब मैं भी r स्क्वायर हूँ, तो मैं इसलिए क्या कर दिया तुम r/4। क्लियर हो गया मेरी बात। d थीटा छूट रहा था तो इस वजह से मैंने d थीटा भी लगा दिया। क्लियर हो गया मेरी बात। तो अब ध्यान से देखें तो ये तो हो गया मास, ठीक है, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप तरीके सोचो तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा, इस रिंग का। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो सीधी सी बात है ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी ये पूरे के पूरे क्या हॉलो स्फीयर का होगा। क्यों, क्योंकि भाई सीधी सी बात है इसी रिंग नुमा एलिमेंट से ही तो ये पूरा का पूरा हॉलो स्फीयर बना है। तो इस वजह से अब ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से कोई गलती ना हो, ध्यान से देखिएगा। तो मैं कहूंगा 0 to I। तो हमने कहा कि भाई I की वैल्यू इसके बराबर होगी, बताइए जरा। सिग्मा 2 पाई r/4 तो कांस्टेंट है, कितना है कांस्टेंट। तो हमने ले लिया सिग्मा 2 पाई r/4 कांस्टेंट। अंदर कौन बचा cos क्यूब थीटा d थीटा, कौन बचा cos क्यूब थीटा d थीटा। अब तरीके से सोचो, आपको पता होगा, आप जानते भी हो, क्या जानते हैं सर कि भाई हम जानते हैं कि cos 3 थीटा, अगर आपको पता हो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है ना। तो अब इसको अच्छे से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया भाई सिग्मा 2 पाई r/4 जैसा था वैसे ही रखा मैंने, सिग्मा 2 पाई r/4 cos क्यूब थीटा को मैंने क्या लिखा बताइए 4 cos क्यूब थीटा को मैं यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे क्या दिख जाएगा बताइए जरा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4, करेक्ट ना, करेक्ट ना। ये चीज किसके बराबर है cos क्यूब थीटा। तो यही चीज यहाँ पे याद देखिएगा भैया, वो कितना हो जाएगा cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा 1/4 को मैं बाहर लूंगा, ठीक है। और इसको मैं मान ले रहा हूँ कांस्टेंट, इसे बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट मैं c कह दे रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छा लिमिट इसका कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, तो ध्यान से देखिए ये सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप चाहो तो -π/2 से लेकर के π/2 तक आप ले सकते हो, है ना। तो सीधी सी बात है ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। क्लियर हो गया मेरे पास। अब ध्यान से सोचो, तो कांस्टेंट को मैंने c ही रखा, है ना, कांस्टेंट को मैंने क्या रखा c ही रखा। और यहाँ पे ध्यान से सोचो cos 3 थीटा का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा बताओ जरा, cos 3 थीटा का हो जाएगा सर sin 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट ना। तो मैंने क्या लिख दिया sin 3 थीटा
डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट। इन द सिमिलर केस अगर 3 cos थीटा का मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं क्या 3 sin थीटा लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं 3 sin थीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो लिमिट कहां से कहां तक चेंज हो रही है, मैंने आपको पहले ही बताया था -π/2 से π/2 तक, इसका भी -π/2 से π/2 तक, क्लियर है मेरी बात। तो अब तरीके से समझिएगा, तो अगर मैं ध्यान से देखूं c को मैं वैसे ही रख रहा हूं तो इसे 1/3 आपका बाहर आ जाएगा, c को मैंने वैसा ही रखा, इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा 1/3। अब ध्यान से देखिए sin 3π/2 माइनस ऑफ sin 3π/2, करेक्ट ना। तो आप क्या लिख सकते हो बताओ जरा, आप लिख सकते हो सर sin 3π/2 माइनस sin 3π/2 मतलब प्लस sin 3π/2, करेक्ट ना। अब ध्यान से देखो ये तो कहानी इसकी हो गई, प्लस 3 sin π/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin π/2, करेक्ट ना। बात समझ में आ गई क्या। अब ध्यान से देखिएगा, बढ़िया से अच्छे समझिएगा चीजों को। तो आपको चीजें क्या दिख रही है भाई, अगर मैं ध्यान से देखूं sin 3π/2 -1 होता है, क्या ये भी -1 होगा, तो -1 -2 हो जाएगा, तो -2/3 प्लस क्या 2 3 जा 6 हो जाएगा, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 + 1 कितना 2, 2 3 जा 6। तो मैं लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा बढ़िया से अच्छे से समझिएगा, मैंने कुछ इस तरह से लिखा, c जैसा है वैसा ही लिखा मैंने, और ये रखा मैंने -2/3 है ना, और ये कितना है भाई साहब प्लस 2 3 जा 6, क्लियर हो गई मेरी बात। तो ध्यान से सोचो, c की वैल्यू यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट करने का पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है बताओ जरा, मास डिवाइडेड बाय एरिया, तो कितना हो जाएगा m/4πr², ठीक है, और यहाँ पे कितना है 2πr/4, ठीक है, यहाँ पे 4 पहले से ही है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 को मैं निकालूं तो 4 2 जे 8 आएगा, πr², इसे काटूं तो यहाँ पे पाई कट जाएगा, तो ये बचेगा r², करेक्ट ना। तो आपको कितना मिलेगा mr²/4 2 जे 8, करेक्ट ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया mr²/8, क्लियर। अब ध्यान से देखिए बढ़िया से, आपको क्या दिख रहा, mr²/8 जो है जैसा है वैसा ही दिखेगा, और यहाँ पे कहानी -2/3, तो अगर ध्यान से देखो 6 3 जे 18 आएगा, कितना आएगा 18 - 2 कितना आएगा 16, 16 डिवाइडेड बाई 3, तो ध्यान से देखिए 8 2 जा इतना, तो कितना मिला 2/3 mr²। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, हॉलो स्फीयर का, क्लियर हो गया मेरी बात। इन द सिमिलर मैनर अगर आप सॉलिड का दिखाना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, क्योंकि ध्यान से सोचो जो सॉलिड हॉलो स्फीयर होगा वो हॉलो स्फीयर्स का कॉन्सेंट्रिक सेल है, मतलब अगर आप ध्यान से देखो छोटे छोटे कॉन्सेंट्रिक सेल बनाते जाओ तो पूरा का पूरा एक सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, करेक्ट ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का भी लिख सकते हो, कैसे बताओ सर, सीधी सी बात है, ये आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, तो यहां से क्या करो x पे जाओ, dx विड्थ का एक हॉलो स्फीयर ले लो, तो यहाँ पे आप लैम्डा लोगे, रो लोगे, क्या लोगे बताओ, रो लोगे सर, सीधी सी बात है, अगर इसका मास m है, रेडियस r है, तो सीधी सी बात है रो इसका कितना हो जाएगा, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 4/3 πr³, क्लियर है। तो इसका बताओ कितना हो जाएगा dm, dm की वैल्यू अगर आप चाहोगे तो आप लिख सकते हो, बताओ रो इंटू 4πx² dx, करेक्ट है, क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 4πx², विड्थ इसकी कितनी है dx, विड्थ कितनी है
dx। तो अगर आप चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, रो इंटू 4 पाई x² dx। करेक्ट हो गया मेरी बात? अब ध्यान से समझिएगा, अगर मुझे क्या बताना है भाई, नेक्स्ट पॉइंट बताना है मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में, तो क्या बोलोगे, di इज इक्वल टू, ये हॉलो स्फीयर से मिलकर के बना हुआ है, तो आप क्या कहोगे 2/3 dm x²। क्लियर हो गई मेरी बात? इसे अगर आप सॉल्व करोगे 0 से लेकर के r तक, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये कहानी हो गई किसकी, सारे के सारे केसेस